नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और दो टूक शुरू हो गया है। रात के 10 बजे यानी डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे अब डीडी न्यूज पर जब घड़ी की सुइयां 10 बजाएंगी तो वो दमदार 10 होगा, क्योंकि आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक अब से रात 10 बजे टेलीकास्ट हो रहा है। समय नोट करके रखिए और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि हर फेक खबर का भंडाफोड़ यहीं पर दो टूक में हम करते हैं और हर सच आप तक लगातार पहुंचाते हैं। हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर वही हैं और उन्हीं तेवरों के साथ हम लगातार दो टूक में आपके सामने सच परोस रहे हैं, लगातार परोस रहे हैं। अगर आज मैं आपसे कहूं कि ये 1 घंटे का शो है, दो टूक 1 घंटे का शो है, लेकिन इस 1 घंटे के शो के लिए आप लोग कितना सब कुछ जो है अपने काम छोड़ते होंगे। आप लोग 1 घंटा डेडिकेट करते होंगे दो टूक देखने के लिए। और क्या आप जानते हैं कि इस 1 घंटे को तैयार करने के लिए हमारी टीम कितनी मेहनत करती है? सिर्फ 1 घंटे के शो के लिए हमारी टीम पूरे दिन मेहनत करती है ताकि आप तक हम बढ़िया से बढ़िया, शानदार से शानदार टेलीविजन शो पहुंचा सकें। लेकिन जानते हैं संसद के अंदर कितने घंटे बर्बाद होते हैं? संसद का मॉनसून सत्र आज समाप्त हो गया। आपको मालूम है संसद के मॉनसून सत्र में करीब करीब 87 घंटे, 120 घंटे, महज 120 घंटे, यानी आप ये मान लीजिए कि 120 दिन दो टूक 120 घंटे तय किए गए थे। लेकिन उन 120 घंटों में से 87 घंटे जो हैं शोर शराबे में, हंगामे में, हुल्लड़ में वो बर्बाद हो गए। किसकी बर्बादी हुई? ये पैसा किसका पैसा था जो दरअसल संसद के इस हंगामे की भेंट चढ़ गया? ये सवाल हम हर संसद के सत्र में पूछते हैं और आज भी यह पूछना जरूरी है। और आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज एक सांसद ने मांग कर दी है कि दरअसल संसद में जितना भी समय हंगामे की भेंट चढ़ता है उसका पैसा सांसदों के वेतन से वसूला जाए। अभी दिल्ली में सांसदों के लिए बेहतरीन नए नए फ्लैट्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। वो नए फ्लैट शानदार फ्लैट्स हैं और सांसदों को क्योंकि अपने पूरे क्षेत्र की नुमाइंदगी करनी पड़ती है, इसलिए दिल्ली में उनके पास एक अच्छा रहने का ठिकाना होना ही चाहिए। लेकिन उनको ये जो घर मिल रहा है, ये जो उनको भत्ते मिलते हैं, जो उनको मान सम्मान मिलता है, वो किस लिए मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो आम लोगों के प्रतिनिधि होते हैं और उनको आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को उठाना होता है। लेकिन सांसद अगर आम लोगों की समस्याओं को छोड़कर, प्ले कार्ड लेकर, नारेबाजी करके, कागज फाड़ते हुए संसद में दिखेंगे तो सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे सांसद भला देश के किस काम के हैं? यह सवाल आज उठ रहा है, आज एक बार फिर उठ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जब सत्र समाप्त हुआ तो उन्होंने राहुल गांधी पर एक बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दरअसल ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के अंदर जो प्रतिभाशाली युवा सांसद हैं उनसे डरते हैं और उनको बोलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि संसद तो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। और दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह बड़ा बयान है, उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा, विपक्षी पार्टी होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस का जिक्र करके कहा कांग्रेस में भी प्रतिभाशाली युवा हैं लेकिन उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलता। और इसमें झूठ भी नहीं है, यह सच है। कांग्रेस के कई युवा प्रतिभाशाली सांसद जो हैं, जिनको संसद के अंदर अपने भाषण से पूरे देश पर अपनी छाप छोड़नी थी, वो राहुल गांधी के इशारे पर, कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर संसद के बाहर प्ले कार्ड लेकर नारेबाजी करते दिखते हैं जैसे संसद नहीं, वो दरअसल जनपथ हो। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मेरा आज का शीर्षक दो टूक में, वो आज का शीर्षक आपके सामने है, संसद में शोर मचाएं, क्या युवाओं से राहुल घबराएं? ये सवाल है हमारा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, उन्होंने इशारों में बहुत बड़ी बात कही है, संसद में शोर मचाएं, क्या युवाओं से राहुल गांधी घबराएं? क्योंकि राहुल गांधी अगर संसद के अंदर कांग्रेस के युवा बोलेंगे
तो फिर राहुल गांधी की चमक फीकी पड़ सकती है। क्या यही डर है कि सांसदों को बोलने का नहीं बल्कि शोर मचाने का मौका मिल रहा है, और शोर में, नारेबाजी में हर सांसद जो है वो भीड़ का हिस्सा होता है, उसकी अलग पहचान नहीं बनती। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इस खबर की धार को समझिए। इस खबर की धार क्या है, खबरधार में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल इस बड़ी खबर की, आज की बड़ी डिबेट की खबर की धार क्या है। खबरधार में समझिए एक एक करके इन बिंदुओं को। संसद का मानसून सत्र 1 अरब 24 करोड़ 50 लाख रुपए बहाकर खत्म हो गया। 1 अरब 24 करोड़ 50 लाख रुपए, ये 1 अरब 24 करोड़ 50 लाख रुपए देश का पैसा है जो हंगामे की भेंट चढ़ गया। आपका हमारा टैक्स का पैसा है जो हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा के 83 घंटे हंगामे में खराब हुए। 83 घंटे लोकसभा के हंगामे में खराब हुए। 120 घंटे चर्चा होनी थी, पर महज 37 घंटे तक चर्चा हुई, बाकी सब दिन हंगामा होता रहा। दमनदीव के निर्दलीय सांसद ने हंगामे का पैसा सांसदों से वसूलने की मांग करी। यह कहा कि हंगामे का पैसा सांसदों के वेतन से वसूला जाए। विपक्ष ने आज सत्र की समाप्ति पर स्पीकर की चाय पार्टी तक का बहिष्कार कर दिया। मतलब इतनी कर्टसी नहीं दिखाई कि स्पीकर की चाय पार्टी में जाते। इससे पहले राहुल गांधी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी नहीं पहुंचे थे। राष्ट्रीय पर्व था, राष्ट्रीय समारोह था, वहां वो नहीं पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस में बहुत से युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान है। पीएम ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रतिभाशाली युवा नेताओं से डरते हैं। उनको लगता है कि परिवार का जो चमक है फीकी पड़ जाएगी। हंगामे के कारण इन युवा प्रतिभाशाली नेताओं को संसद में बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। जी, क्या इसीलिए कांग्रेस के युवा नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसके मर्म में यह है कि एक एक करके कांग्रेस के युवा नेता धड़ाधड़ पिछले कई सालों से पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या यही कारण है क्योंकि राहुल गांधी के रहते किसी युवा नेता को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता? क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है, परिवार की जय जयकार है और बाकी सब तो बेकार है। इसी पर आज दो टूक चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, जरा संसद का सत्र समाप्त हुआ तो सांसद लोग क्या कहते हुए सुने गए, उनको सुन लीजिए। फिर इस पर आज की बड़ी चर्चा शुरू करेंगे। क्या कांग्रेस के नेता इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका के रहते उनके सामने आगे बढ़ने का मौका नहीं है? ये तरीका आपका ठीक नहीं है। डिसएग्री करना, सजेशन देना, क्रिटिसाइज करना बिल्कुल करना है, ये लोकतंत्र का एक तरीका होता है। लेकिन देश के खिलाफ बात करके, सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ में बयान करके, इलेक्शन कमीशन को गाली दे करके, संवैधानिक संस्थाओं को गाली दे करके आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे, बल्कि लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर आखिरी दिन तक सरकार अडिग रही है। सरकार ने कहा हम इस पर बहस नहीं होने देंगे। आखिरी दिन, एक दिन पहले गृह मंत्री 3 विधेयक लाते हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इन विधेयक का मकसद क्या है? मकसद यही है धमकी देना, और 30 दिन के अंदर अगर आप बीजेपी के वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं आएंगे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। यही तो माने है। जो विपक्ष की मांग थी कि चर्चा जो होनी चाहिए, क्यों व्यापक चर्चा नहीं होने दी? क्यों इस तरीके के बिल्स पास किए गए हैं इतने विरोध के बावजूद? तो दिखाता है कि ये सरकार ही है जो पार्लियामेंट का समय बर्बाद करती है, नष्ट करती है, जो उनको पार्लियामेंट की प्रोसेस पे ही भरोसा नहीं है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तैयार हमेशा हैं, रहे हैं और रहेंगे। विपक्ष डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करता है, विपक्ष संविधान में विश्वास नहीं करता है। संविधान की संस्थाओं पर अटैक करना, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को बाईपास करना, हाउस को डिसरप्ट करना, ये विपक्ष की एक नीयत बन चुकी है, नीति बन चुकी है। जबरदस्ती हंगामे में सब पास करा लिए, जो भी बिल आप पास कराना चाहते थे। उसके बाद विपक्ष को बोलने नहीं देते। जो चर्चा चाहता, 1-2 चर्चा कराता, वो चर्चा भी नहीं कराने दी। तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से संसद जो है वो
चलाना मुश्किल हो रहा है। सदन चलने नहीं दे रहे, हंगामा आप कर रहे हैं और किस तरीके से बिल को फाड़ कर आप मुंह पे फेंक रहे हैं। पर ये तो कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की परंपरा रही है। कांग्रेस ने तो अपने नेताओं, अपने प्रधानमंत्री के बिल को फाड़ने का काम किया है, तो ऐसे में जब ये सत्ता पक्ष और इनके बिल फाड़ रहे हैं तो ये इनकी कार्यशैली को दर्शाता है, जो कि एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। तो चलिए, ये आपने तमाम नेताओं के बयान सुने और संसद का मॉनसून सत्र तो लगभग हंगामे की भेंट चढ़ा। हालांकि कुछ विधायी काम भी हुए हैं, लेकिन बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही वो ये कि क्या ये सब शोर शराबा, ये हंगामा इसलिए ताकि राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस के युवा प्रतिभाशाली नेताओं से डरते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान आज की डिबेट में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं सैयद जवाद। मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है ऋषि शंकर मिश्रा। और मेरे साथ शांतनु गुप्ता जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत में कर रहा हूं आरपी सिंह जी आपसे और सैयद जवाद, दोनों को आमने सामने, और 2-2 मिनट का समय दूंगा मैं सैयद जवाद और आरपी सिंह जी को। शुरुआत सैयद जवाद आपसे। सैयद जवाद, आज करारा प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संसद में हंगामा, सड़क पर हंगामा, दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा। क्या ये सब इसलिए क्योंकि कांग्रेस के युवा नेताओं की चमक जो है वो राहुल गांधी जो है वो उनकी चमक फीकी ना पड़ जाए, कोई और नेता ना बोलने पाए? क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस में युवा प्रतिभाशाली नेता हैं जिनको बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा, संसद चलती ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, आपको और आपके मेरा जय संविधान। देखिए, प्रतिभाशाली बहुत से लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री से ज्यादा योग्य लोग भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उनसे ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं। मुझे तो लगता है आरपी सिंह साहब जो सामने बैठे हुए हमारे, वो ज्यादा काबिल हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। मैं तो लगातार कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में हैं योग्य लोग, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने, गृह मंत्री जी के सामने कोई बोल ही नहीं पाता, किसी की हिम्मत भी नहीं है। और गृह मंत्री से ज्यादा लोग इस देश के अंदर पढ़े लिखे, काबिल, समझदार और सबको संवाद बैठा करके लेकर के चलने वाले भी लोग हैं, बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। दूसरी बात, ये बात तो सिर्फ जो है कहने की है, लेकिन वो बाइट भी चला दीजिए जहां पर प्रधानमंत्री जी ने ये लफ्ज कहे हैं। आपके पास है अगर विजुअल तो चला दीजिए या वीडियो चला दीजिए, होंगे भी नहीं मुझे लगता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए राहुल गांधी साहब इस देश के अंदर कुछ, मैंने कल भी कहा कि आदर्श शक्तियों से लड़ रहे हैं और उन आदर्श शक्तियों को जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने प्रहार करा है, जो देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे राहुल गांधी जी की चिंता भी बहुत है। देखिए क्या है, जिस तरीके से पूरे तरीके से, पुरजोर तरीके से अकेले विपक्ष का भार भी संभाल रहे हैं और देश के अंदर जो वोट चोर है, जिन्होंने वोट चोरी करी, उनको बेनकाब भी कर रहे हैं। अब ये मुद्दा देशव्यापी बन चुका है और जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी जी को, विपक्षी नेताओं को, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं और वो घबराहट साफ चेहरे पर दिखाई दे रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की। और वो घबराहट जो है इसी आनंद फानंद के अंदर वो बिल लेकर के आ रहे हैं। या तो फिर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली है, उसके अंदर कोई जो है ऐसे लोग नहीं है, करप्ट लोग नहीं है, ना उनकी पार्टी के अंदर है, ना ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। बोल दे आकर के जेपी नड्डा साहब, गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम किसी को भी नहीं लेंगे जिसके ऊपर आरोप लगे। खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं और फिर उनको ले लेते हैं। ओके, हम लोग कहते हैं ओके सैयद जवाद, ओके, आपके 2 मिनट पूरे हुए। विषय से विषयांतर करना आपने बहुत अच्छी तरह से किया, ठीक है। आपको 2 मिनट का समय था, वो तो आपके ऊपर है। 2 मिनट का समय आप विषय पर अपनी बात मजबूती से रखने में करते हैं या विषय से विषयांतर करके वक्त बेकार करते हैं। मेरा काम था वक्त देना, आपका काम था वक्त का इस्तेमाल या बद इस्तेमाल करना, ये आपके ऊपर है। मैं आपकी कई बिंदु नोट कर रहा था, उन सब पर जो है मैं वक्त आने पे बोलूँगा, लेकिन पहले आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में बड़े अच्छे लोग हैं, उनको क्यों नहीं मौका मिलता। और जो है दूसरी बात यह है कि डरे हुए हैं जो पूरा वोट चोरी का, सो कॉल्ड वोट चोरी का जो कैंपेन चल रहा है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही। देखिए, आज से कुछ दिन पहले आपकी एक डिबेट में ऐसा जब आपने दिखाया था कि वो पार्लियामेंट के बाहर पर्चे फाड़, SIR लिखा हुआ और फाड़ कर एक कूड़े की टोकरी में फेंक रहे हैं, वहाँ पे एक टोकरी में फेंक रहे हैं, याद है आपको? और अभी
कोई 3-4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले सबका सब कहना कि SIR तो ठीक है परंतु उसको लागू करने का तरीका ठीक नहीं है। कोर्ट ने कह दिया इसलिए SIR ठीक है परंतु उसको लागू करने का तरीका ठीक नहीं है। दिक्कत इनको वोट की नहीं है, दिक्कत इनको पता है कि ये चुनाव हारने वाले हैं और हार का ठीकरा किस पर फोड़ेंगे ये चिंता है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये कहते थे कि वोटिंग मशीन EVM हैक कर लेती है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर। अगर EVM हैक कर लेनी थी तो फिर वोटर लिस्ट को गड़बड़ करती, पर क्योंकि बेतुकी सी बात करनी है इसलिए इन्होंने ऐसे तर्क दे दिए कि जो जिसका कोई सिर पैर नहीं है। अब ये जितने इन्होंने तर्क दिए उस सब तर्कों पर इलेक्शन कमीशन ने इनको मुंह तोड़ जवाब, खुला जवाब दिया। अब और इलेक्शन कमीशन ने एक एक प्रश्न का इनको उत्तर दिया और ये भी कहा कि अगर आपने एक हफ्ते में जो आपने कहा है उसके ऊपर हल्फनामा नहीं दाखिल करेंगे तो आपको देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उस हफ्ते का टाइम 3 दिन बचे हैं, 3 दिन बाद 2 दिन बचे हैं, उसका 2 दिन बाद उसका भी जवाब मिल जाएगा। परंतु पूरा का पूरा सत्र इन्होंने कोशिश करी कि हम हथियार लें SIR के नाम पर। अच्छा, पार्लियामेंट में तो अब हंगामा हो नहीं कर नहीं पा रहे थे तो इसलिए क्या चलो हम सड़क पे उतरे, क्योंकि सड़क पे कहाँ उतरे, बिहार में उतरे। और बिहार में आपके यहाँ पहले भी वो वीडियो दिखा चुका हूँ जिसमें वहाँ पर एक बहन से इन्होंने जो कि इनकी अपनी कोठरी ने तय की थी एक मीटिंग, उसके अंदर एक बहन से पूछते हैं कि आपके यहाँ बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उसने कहा पढ़ने जाते हैं, कंप्यूटर है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, बच्चों को साइकिल भी मिलता है। ये मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप चलवा दीजिएगा, आपने शायद पहले भी चला रखी होगी। तो उससे स्पष्ट हो गया इनको कि चुनाव वो हारे ज़मीन की सरक चुकी है। अब वो क्या करें, किस पे ठीकरा फोड़े, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बस इतनी सी मोटी सी बात है ये। ओके, आपके 2 मिनट तो है, लेकिन आरपी सिंह जी आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है। जो आरपी सिंह जो सैयद जवाद बार बार कह रहे थे कि बीजेपी में भी युवा नेताओं को मौका नहीं मिलता, वो कह रहे हैं बीजेपी में युवा नेता लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। शायद इनकी जानकारी में नहीं कि हमारे यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री युवा हैं, भजनलाल जी, आपको तो ध्यान में नहीं आएगा कभी। मोहन यादव जी युवा हैं हमारे यहाँ, आपको ध्यान में पिछड़ी भी हैं, पिछड़ी जाति OBC भी हैं, पर आपको ध्यान में नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री, हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जब हम बदलते तो कहते अरे आपने मुख्यमंत्री बदल क्यों दिए, आपने आपके यहाँ आप दूसरे मुख्य, तब इनकी आवाज़ ही होती है कि नहीं आपने मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया। हमारे युवा मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ नए लोगों को मौका मिलता है, ये अभी साबित है। दिव्या कुमारी जी हमारे मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर राजस्थान में, बताइए कितनी उम्र होगी उनकी बहन जी की। तो क्या है कि ये इनकी सूटेबिलिटी, परंतु इनसे पूछिए इनके यहाँ के, मैं जो भाजपा ज्वाइन की उनकी छोड़िए, मैं इनके यहाँ 2 नाम देता हूँ, सुष्मिता देव और लुसिनो फलेरो। ये दोनों थे ना इनके यहाँ और अच्छे लोग थे। सुष्मिता देव तो बहुत दमदार नेता थी इनके यहाँ। वो कहाँ है आज, वो TMC में ज्वाइन करी उसने ना, इनकी पार्टी छोड़कर TMC ज्वाइन कर गई वो। तो ये जो कहते हैं ना, ये भी जो आरोप लगाते हैं कि नहीं हमारे इसलिए आते हैं कि उनके ऊपर आरोप थे, और अगर आरोप और अगर ऐसी बात थी तो इनके यहाँ से अर्जुन मोडवाल गए। यार इतनी बेसब्री को, शीशा आईना देखने की हिम्मत रखा करो ना, आईना में चेहरा गंदा। अरे 2 मिनट तो हो गए दोनों के। मैं आईना में को ओपन, अरे अभी डिबेट को सैयद जवाद एंकर मैं हूं, डिबेट को मैं ओपन कर चुका हूं। 2 मिनट आपको दिए, 2 मिनट इनको दिए, और ऐसा नहीं है इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इतनी ज्यादा बेसब्री मत हो, बेसब्र मत हो। नहीं, दिक्कत है कि आईने में चेहरा गंदा दिख रहा है। दिक्कत तो ये है कि क्या करें ये भी बेचारे। RPN सिंह पर क्या आरोप हैं बता दीजिएगा, ज्योतिराज सिंधिया पर क्या आरोप हैं, जितिन प्रसाद जी पर क्या आरोप हैं, जहाँ मिलन देवरा पर क्या आरोप थे, अर्जुन मोडवाल पर क्या आरोप है। सबके सब लोग पार्टी छोड़ करके सबके सब युवा थे। सचिन पायलट तो जाने के कगार पे थे, आपने तो उनको निकाल ही दिया था एक ढंग से एक बार तो, ये कहकर कि ये तो भाजपा के साथ मिल गए हैं, जब वो यहाँ पर बैठे रहे, कई दिन बैठे रहे यहाँ पर। तो दिक्कत ये है कि इनके यहाँ 1 सेकंड बस, आधा सेकंड और उसका फिर इनको, अरे भैया 1 मिनट थोड़ा शीशा गंदा वाला, आपकी गंदी शक्ल दिखा दूं एक बार। एक इनके यहाँ नेता गए थे राहुल गांधी जी के पास, उसने कहा कि राहुल गांधी के पास अपने कुत्ता का नाम भी बता था, पिड्डी से फुर्सत नहीं है। जिस नेता के पास अपने कुत्ते से, पालतू कुत्ते से फुर्सत नहीं हो, नेता उनके बाहर बैठकर वापस घर से चले आते हैं। तो ये तो स्थिति है पार्टी की, और ये स्थिति है इनके नेताओं की। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। 10 सेकंड नहीं, 1 मिनट। आप 10 सेकंड नहीं, मैं 1 मिनट दूंगा आपको। आप क्यों अधीर हो रहे हैं भाई? मैंने आप 10 सेकंड मांग रहे हैं, मेरा दिल इतना आपसे बहुत बड़ा है, आप 10 सेकंड मांग रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट देता हूं।
लेकिन मेरे सवाल पर आइएगा। जो बात आपने कहा कि बीजेपी में भी मौके, बीजेपी में है, युवा हैं और बीजेपी में प्रतिभाशाली हैं, कांग्रेस में भी, हर पार्टी में होते हैं। लेकिन मूल सवाल है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी को कोई नहीं मान रहा था प्रधानमंत्री बनेंगे। 2010 तक किसी को अंदाजा भी नहीं था, वो प्रधानमंत्री बन गए ना। लेकिन कांग्रेस के अंदर 2014 से राहुल गांधी लॉन्चिंग, अब लॉन्चिंग, अब लॉन्चिंग, अब लॉन्चिंग, 14, 15, 16 से बार बार उन्हीं की लॉन्चिंग होती है, किसी और नेता की तो लॉन्चिंग होती नहीं। और यही कारण है कांग्रेस के युवा नेता पार्टी को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दरवाजा तो आगे बंद है। बोलिए। बस आरपी सिंह साहब एक सवाल का जवाब दे दें, ये धनखड़ साहब कहाँ है आजकल? उपराष्ट्रपति जी। अरे सुनिए ना, नहीं एक मिनट, नहीं आरपी सिंह जी, नहीं आरपी सिंह जी, मुझे इसका जवाब नहीं, ना सैयद जवाद आपको मेरा ना मत करो, जवाब सुनो। एक मिनट रुकिए अशोक जी, ये कहाँ है? अरे रुकिए ना, रुकिए, अरे रुकिए। धनखड़ साहब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, किसी के स्वास्थ्य लाभ पर हंसना नहीं चाहिए। एक दे देते। ये मैं कोई जासूसी कंपनी नहीं चलाता, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। साहब एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। जरा सैयद जवाद को सामने लाइए, लाइए सैयद जवाद को सामने। सैयद जवाद, कान खोलकर सुनिए, मैं पहले भी बहुत बार चेतावनी दे चुका हूं। आप मेरी डिबेट को डिरेल, मैंने सवाल क्या पूछा था? जगदीप धनखड़ बीजेपी के आदमी थे? बताइए किस पार्टी के थे जगदीप धनखड़? जगदीप धनखड़ बीजेपी के नहीं थे। वो कितनी पार्टियों में रहा, उसके बावजूद बीजेपी ने उनको उपराष्ट्रपति बना। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं अभी बाहर कर दूंगा सैयद जवाद, मैं अभी बाहर कर दूंगा। नहीं हटाइए, ओके सैयद जवाद हटाइए सैयद जवाद को। थैंक यू सैयद जवाद, मैं ऋषि शंकर मिश्रा के पास जा रहा हूं। सैयद जवाद को हटाइए। मेरी डिबेट में बदतमीजी करने के लिए किसी को मैं मौका नहीं दूंगा। जगदीप धनखड़ कहां है? जगदीप धनखड़ में डिबेट हो रही है आज क्या? ये तो सवाल है। हटाइए इनको, आवाज बंद करिए इनकी। मैं बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देना जानता हूं, लेकिन मैं बदतमीजी सिर्फ इतनी करूंगा कि मैं आवाज बंद कर दूंगा और डिबेट से भगा दूंगा। मेरी डिबेट में अगर रहना है तो कायदे से रहिए, फायदे में रहेंगे। 30 सेकंड मांगेंगे, 1 मिनट दूंगा, लेकिन बदतमीजी करेंगे तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। मेरा विषय जगदीप धनखड़ नहीं है। आज का विषय जो, उस पर क्यों बोलने में आपकी हालत खराब हो रही है? आज के विषय में बोलिए ना, दम है तो। कभी चले गए वोट चोरी, कभी चले गए जगदीप धनखड़। क्यों जाते हैं विपक्ष के प्रवक्ता यहां आते हैं तो? क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता भागते हैं? राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कचरा निकालेंगे, मुंह से उल्टी करने लगेंगे राहुल गांधी के बचाव के लिए। लेकिन जो सवाल पूछो, उन सवालों का जवाब नहीं होता। यह सवाल सैयद जवाद ने खुद उठाया था कि बीजेपी में मौका नहीं मिलता युवाओं को, और मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, भाई योग्य व्यक्ति बीजेपी में भी हैं, योग्य व्यक्ति कांग्रेस में भी हैं, लेकिन बीजेपी में योग्य व्यक्ति को, बेंगलुरु के सांसद कौन है? तेजस्वी सूर्या। कितनी उम्र है उनकी? युवा से उनको सांसद बनाया। संसद में कितनी बार बोलते हैं वो? जितनी बार गौरव गोगोई नहीं बोलेगा, उससे ज्यादा बार तेजस्वी सूर्या बोलते हैं। युवा नेता है। बीजेपी में कितने युवा नेता इस वक्त मंत्री बने हुए हैं? मेरा सवाल सीधा सा है आज के कंटेक्स्ट में कि क्या कांग्रेस में युवाओं को इसलिए मौका नहीं मिलता क्योंकि दरअसल राहुल गांधी की शाइन को बनाकर रखना है? राहुल गांधी की लॉन्चिंग चलती रहनी चाहिए। ऋषि शंकर मिश्रा, आप इस पे बोलेंगे मेरे सवाल पर? और सैयद जवाद अगर रहेंगे तो तरीके में रहें। ऋषि शंकर मिश्रा, देखिए एक मिनट। ऋषि शंकर मिश्रा, आपकी आवाज थोड़ा गड़बड़ हो रही है, इनकी आवाज ठीक कीजिए ऋषि शंकर मिश्रा की। बोलिए ऋषि शंकर मिश्रा। आवाज आ रही है? जी बोलिए। इनका ऑडियो जरा बढ़ाइए ऋषि शंकर मिश्रा का। मेरी आवाज आ रही है? अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए ऋषि शंकर मिश्रा को लाइए स्क्रीन पर। देखिए अशोक जी, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। शांतनु गुप्ता के पास जा रहा हूं मैं। आपकी आवाज को मैं कोशिश करता हूं, आपको टेक्निकली मैं आपकी आवाज ठीक करा पाऊं। और सैयद जवाद, अगर तरीके में मेरे सवालों का जवाब देना हो
और उसके बाद आपको आरोप लगाने हो तो स्वागत है, नहीं तो मैं ऋषि शंकर मिश्रा के साथ डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। शांतनु गुप्ता, क्या कांग्रेस में जो है इस वक्त जो है राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए, राहुल गांधी की चमक बनाए रखने के लिए, क्या कांग्रेस में तमाम जो लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं अशोक जी। मुझे याद आता है 2018 का इंडिया टुडे मैगजीन का कवर, उसमें इसका टाइटल था यंग टर्क्स, और उसमें राहुल गांधी थे, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उसमें सचिन पायलट थे, उसमें मिलिंद देओरा थे, उसमें जितेंद्र प्रसाद थे। इसमें फोटो थी, बड़ा फेमस हुआ था कि राहुल गांधी की इतनी यंग टीम है। 2018 की बात है ये। और अब उसमें से सचिन पायलट को छोड़कर सब जा चुके हैं। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ चुके हैं, मिलिंद देओरा आ चुके हैं, जितेंद्र प्रसाद आ चुके हैं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद दोनों मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं, दूसरी पार्टी से आके भी भाजपा सरकार में। मतलब टैलेंट की कदर है यहाँ पे। देखिए, दो तरीके हैं, चाहे वो दूरदर्शन हो चाहे कोई कंपनी हो। अगर आप टैलेंट के आधार पर किसी को आगे बढ़ाते हैं या किसी गांधी के नाम पे स्टालिन, तो एक सीलिंग हो जाती है। अभी कहा कि आरपी सिंह जी बन सकते हैं, आरपी सिंह जी बिल्कुल बन सकते हैं, कोई सीलिंग नहीं है। देखिए, यहाँ पे राहुल गांधी सीलिंग है, प्रियंका गांधी सीलिंग है, अखिलेश यादव सीलिंग है, उसके ऊपर आप बढ़ ही नहीं सकते। कोई प्रवक्ता बन सकता है, जो प्रवक्ता आज से 10 साल पहले थे, सब भाजपा की सरकार में मंत्री है। तो ये जो सीलिंग होती है कि मेरिटोक्रेसी क्या है, मैं को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को खेलना है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीन, उनके 2 बच्चे हो जाएंगे तो 2, ये पांचों के बीच में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को जहां पे सुई रुक गई वही नेता हो, वही वायनाड से लड़ेगा, वही रायबरेली से लड़ेगा, वही अमेठी से लड़ेगा। तो इस बात को उन्होंने कहा। और ये जो नए लड़के हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया में, इनको क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये ज्यादा अच्छे लगते थे। कोई भी राहुल गांधी से ज्यादा नहीं अच्छा लगना चाहिए। पार्लियामेंट में 31% केवल काम हो पाया, लोकसभा में केवल 40% राज्यसभा में हो पाया। क्यों? विधान करो, क्योंकि विधान नहीं करोगे तो गौरव गोगोई को बोलने का मौका मिलेगा, किसी नए सांसद को बोलने का मौका मिलेगा, वो अच्छे लग सकते हैं। वो अच्छे लगे तो राहुल गांधी तो अच्छा नहीं बोलते हैं, वो तो बाहें ऊपर नीचे करते रहते हैं बस। वो कुछ कहेंगे सिद्धू मूसावाला, वो अजीब अजीब कमेंट्री है उनकी। आपको पता है राहुल गांधी की अटेंडेंस पिछली, अब तो लोग एलओपी बन गए तो होने लगे, पिछली लोकसभा तक अलग अलग सत्रों में 20% अशोक जी, 25%, 40%, 30%, क्वेश्चन 0, प्राइवेट मेंबर बिल 0, कमिटीज में तो 10% कमिटीज होती हैं, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, वो लोग ये मैं कहा जाऊंगा तो मेरे स्तर के नीचे है। मतलब उनके घर से आप चलते हुए जाएंगे तब आप 15 मिनट में पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, साइकिल से जाएंगे तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो जिसने संसद को इस तरह का टूल समझ रखा हो कि भाई ये तो मेरे पिताजी की जागीर है, ये तो मेरी दादी की, मेरे नाना की जागीर है, मैं आया तो आया, मैं नहीं आया तो नहीं आया, तो वही उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर कोई बढ़ता हुआ दिखेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे अगर तेज दिखेंगे बाहर हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा उनसे तेज दिखेंगे बाहर हो जाएंगे। इसी को प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से शब्दों में कहा। सैयद जवाद, आपसे एक सवाल, क्योंकि आपने कहा था मैं आप ही के गेम में, ऋषि शंकर मिश्रा आ रहा हूं आपके पास, आप ही के गेम में अगर आप यही सवाल करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जनार्दन द्विवेदी कहां है? सवाल पहले मेरे सवाल का जवाब, उसके बाद बोलिएगा। जनार्दन द्विवेदी कहां है? तो आप फौजी पत्रकारों का काम है पता लगाना। अच्छा, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, एक मिनट, एक करके सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद आपको मौका दूंगा। अहमद पटेल के बेटे बेटी कहां है? रंजना का है। बेटी तो उनकी कांग्रेस के अंदर है और अभी प्रवक्ता पद पे है शायद। प्रणब मुखर्जी की बेटी कहां है? अब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कहां। ओके, मैं बताता हूं, उसके बाद मैं आता हूं। जनार्दन द्विवेदी, एक मिनट रुकिए। जनार्दन द्विवेदी कुछ साल पहले तक जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेता थे। जो पत्रकार कांग्रेस की बीट कवर करते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है जनार्दन द्विवेदी की ताकत क्या थी। जनार्दन द्विवेदी सोनिया गांधी जी के भाषण लिखा करते थे, इतने ताकतवर व्यक्ति थे। लेकिन उसके बाद से, राहुल गांधी के उदय के बाद से वो कहां है कोई नहीं जानता। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं अवकाश ले रहा हूं क्योंकि मेरे तबीयत खराब है, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। राजीव गांधी जी के बेटे बेटी को उनको सुरक्षित सीट दी गई संसद में पहुंचाने के लिए, क्योंकि परिवार की बात है। लेकिन उसके बाद अहमद पटेल, जो कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेता थे, आज उनके बेटे कह रहे हैं पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है। उनकी बेटी कांग्रेस में है, लेकिन कह रही है कि मुझे तो बुलाया तक नहीं गया। जब गुजरात में सम्मेलन हुआ तो अहमद पटेल की बेटी कह रही है मुझे तो जानकारी भी नहीं, मुझे बुलाया भी नहीं गया पार्टी के सम्मेलन में। यह स्थिति है। तो कौन कहां गया, कौन नेपथ्य में गया, कौन कहां गया, उसकी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। उस पर डिबेट करनी होगी तो आप बताइएगा, किसी दिन उस पर आयोजित करूंगा, आपको बुलाऊंगा। अब मेरे सवाल का जवाब, अब मेरे सवाल बोलने तो दीजिए। अब सबसे कम मैं बोला हूं, मुझे मौका दे दीजिए। सबसे कम आप बोले,
मेरे सवाल तीखे होते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों आपके को सवाल चुभते हुए बेहुदा होते हैं। सुनिए, आपके सवाल बेहुदा, अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो आपके सवाल बेहुदा होते हैं, क्योंकि आपने आज की डिबेट को डिरेल करने की, आप आज की डिबेट को डिरेल करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। मैं ना अगर आपको सवाल का जवाब देना है तो बताइए, मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। मेरा सवाल नहीं, मैं आपको यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। सही है जवाब, मैंने आपको ऋषिशंकर मिश्रा को लाइए, ऋषिशंकर मिश्रा को लाइए, ऋषिशंकर मिश्रा को लाइए, ऋषिशंकर मिश्रा को। मैंने आपको यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बुलाया कि आप जगदीप धनखड़ कर वोट चोरी पर और आपके जो मुद्दे होंगे उन पर आप भाषण लिखेंगे और आकर मेरे प्रोग्राम में अपने भाषण देंगे। मैंने यहाँ कुछ सवाल, आज का मुद्दा होता है, हर डिबेट का एक टॉपिक होता है, मुद्दा होता है। शुरू के 2-2 मिनट मैंने आपको मुद्दे के विहीन जाने की अनुमति दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको अपनी बात रखनी है, लेकिन उसके बाद अगर आप मुद्दे पर नहीं बोलेंगे तो मैं जयराम जी की कर दूंगा प्यार से, क्योंकि मैं अपनी डिबेट को डिरेल करने की अनुमति नहीं दूंगा। आज सैयद जवाद आपके कारण मैं देख रहा हूं 10:30 होने को आ रहे हैं और मुद्दे की बात पर हम अभी तक नहीं बढ़े। सिर्फ मैं आपसे आपके सवाल और आपकी उल्टी सीधी उसी में उलझा हुआ हूं। ऋषिशंकर मिश्रा, मेरा सवाल अब भी वही है। दोनों पार्टियों में प्रतिभाशाली नेता हैं, लेकिन जो दिखता है कि बीजेपी में बढ़ जाते हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी के आगे कोई बढ़ नहीं पाता। अभी शांतनु गुप्ता ने कहा एक सीलिंग है वहां पर, बोलिए। ठीक है, शांतनु गुप्ता जी के बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूं। जिस प्रकार से जब राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री हुई, उसी समय आपने देखा होगा सचिन पायलट से लेकर ज्योतिराज सिंधिया, तमाम मुरली देवरा, अब तमाम राज्यों में देखिए कि एक यंग चेहरों की एक मतलब फौज थी कांग्रेस में। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में कम्युनिकेशन गैप रही है, जिसके कारण ये नेता पार्टी छोड़ के चले गए। चाहे सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में देखिए उनका कितना बड़ा कद रहा है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में किस प्रकार से एक कम्युनिकेशन गैप के कारण गहलोत और पायलट में गतिरोध बना। पायलट एक तरह से पार्टी छोड़ चुके थे, फिर उसको कैसे पार्टी में लाया गया, ये सबके सामने में है। क्यों आप पायलट और सचिन को एक तरह से कंफ्यूजन के स्टेटस में रखा कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री होंगे, 2.5 साल आप अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे? क्यों नहीं आपने स्पष्ट निर्णय लिया? तो एक कम्युनिकेशन गैप है, निर्णय लेने में कांग्रेस में देरी होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, जैसे आप प्रियंका गांधी, आप भाई बहन में ही देख लीजिए, प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री बहुत लेट से हुई है, जबकि प्रियंका गांधी की वाक्पटुता देखिए या कम्युनिकेशन जो स्किल है, मुझे लगता है राहुल गांधी से बेहतर है। लेकिन बीजेपी में भी देखिएगा तो बीजेपी से भी सवाल होना चाहिए। एक तरफ यदि परिवारवाद है अशोक जी, तो दूसरी तरफ व्यक्तिवाद है। इस बात को आपको भी मानना होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं बीजेपी के आरपी सिंह जी से, वरुण गांधी कहां है? एक जमाने में उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम हिंदुस्तान के तमाम कोनों में जहां चुनाव होते थे, वहां वरुण गांधी की मांग सबसे अधिक थी। वरुण गांधी में ऐसा क्या हुआ एकाएक कि आपने उनको टिकट देने से मना कर दिया? आपके पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे शत्रुघ्न सिन्हा आज कहाँ हैं? कीर्ति झा आजाद कहाँ हैं? तमाम ऐसे नेता, सुशील कुमार मोदी को एक तरह से 14 के बाद साइडलाइन कर दिया गया था बिहार की राजनीति में। तो ये सवाल हर पार्टी में है। यदि पार्टी हाईकमान के रुख में आप यदि उनसे उनके जो मन मुताबिक आप यदि चलते हैं तो आपको पार्टी में आपकी प्रासंगिकता बनी रहती है। यही स्थिति कांग्रेस में है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं। ओके, आपने जो सवाल पूछा, आपने ऋषिशंकर मिश्रा, आपने वैलिड सवाल उठाया, कुछ नामों के साथ, और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं जो लोग मेरी डिबेट में आते हैं, विषय से जुड़े आप तीखे से तीखे सवाल पूछिए, लेकिन विषय से इधर भाग के सवाल करें और कहें कि मैं तीखे सवाल करता हूं। ऋषिशंकर मिश्रा ने भी तीखा सवाल किया है, लेकिन उन्होंने विषय से जुड़ा सवाल किया है, आज की मेरी डिबेट से जुड़ा सवाल किया है, इसलिए ऐसे सवालों का स्वागत है। आरपी सिंह जी, देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा वह बात पकड़नी चाहिए। क्या पार्लियामेंट के अंदर शशि थरूर जी को बोलने का मौका दिया? क्या पार्लियामेंट के अंदर मनीष तिवारी जी को बोलने का मौका दिया? राजा वड़िंग को बोलने का मौका दिया? कार्तिक पी चिदम्बरम को बोलने का मौका दिया? क्या दीपेंद्र हुडा को बोलने का मौका दिया? क्या एस ज्योतिमणि को बोलने का मौका दिया? क्या TN प्रतिपाहन को बोलने का मौका दिया? नहीं दिया ना, क्योंकि ये सब अच्छे प्रवक्ता हैं और अपनी बात अच्छे ढंग से रखते हैं। अगर ये बोल लेंगे और अच्छे ढंग से बात अपनी रख लेंगे तो ठीक है, लेकिन ऋषिशंकर मिश्रा ने कुछ सवाल पूछे, बिल्कुल, वरुण गांधी को लेकर, बाकी लोगों को लेकर। बिल्कुल हमारी पार्टी में से कोई कहीं जाता नहीं है। ये है कि
समय समय पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती रहती हैं। मैं दिल्ली का विधायक रहा, इस बार नहीं लड़ा, इसको तो थोड़ा पार्टी के अंदर काम नहीं है, पार्टी के अंदर अलग ढंग से काम कर रहा हूँ। ऐसे ही जो पार्टी के नेता हैं उनको अलग अलग समय पर अलग अलग काम मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे, आपने कीर्ति आजाद जी का नाम लिया, कीर्ति आजाद जी को पार्टी ने उनको और उनकी पत्नी को लगातार चुनाव लड़ाई, लगातार। सर एक चुनाव रोका तो इसलिए उनको लगा कि आज मेरे तो सब करियर खत्म हो गया। ये गलत है ना। ये राजनीति में इस प्रकार से आप पैरामीटर्स नहीं तय कर सकते कि नहीं एक चुनाव नहीं लड़े। मतलब मेरे ध्यान में आता कोई 5-6 चुनाव लगातार दोनों को लड़ाए गए, परंतु उनको जल्दी थी थोड़ी सी कि नहीं मुझे तो पार्लियामेंट में जाना है, जब मुझे तो पार्टी छोड़ करके कोई रोक नहीं सकता। परंतु जो मूल बात है हमारे यहाँ सबको, मतलब अभी आपने नाम लिए कई सारे, जिसमें RPN सिंह भी थे, जिसमें और भी बाकी लोग थे, वो सबके सब लोग आए भी, अकोमोडेट भी हुए, एडजस्ट भी हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, वो सबके सब पार्लियामेंट में भी गए, विधानसभा में भी गए, वहाँ पर जाकर चुनाव भी लड़े और वहाँ से चुनाव लड़कर अपना कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। इनकी तरह नहीं है, मैंने बताया ना, इनके सिर्फ राहुल गांधी, अब थोड़ा बहुत प्रियंका वाड्रा का भी शायद मुझे दिखता नहीं, उतना नंबर दिखता नहीं दिखता, परंतु उसके आगे कुछ है ही नहीं पार्टी में। ये है दिक्कत। नहीं तो सचिन पायलट यहाँ पर दरवाजे पे बैठे रहे कई दिन तक, मैंने बताया ना, कई दिन तक दिल्ली के दरवाजे पे बैठे रहे, तो कभी चिंता नहीं करी किसी ने। वो तो चलो अब पार्टी में है, कितने दिन रहेंगे ये भी पता नहीं। ठीक है, सही जवाब मैं आऊंगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। इस ब्रेक के बाद आऊंगा और ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, क्योंकि देखिए एक ये बात है कि कांग्रेस के युवा नेता पिछले कुछ सालों में लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो आखिर क्या इसलिए उनको मौका नहीं मिल रहा राहुल गांधी के सामने और अब प्रियंका वाड्रा के सामने भी? आऊंगा इस ब्रेक के बाद। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के ही युवा नेताओं से घबराए, इसलिए जो है बार बार संसद में और सड़क पर शोर मचाएं,
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि दरअसल कांग्रेस में भी कई प्रतिभाशाली नेता है, लेकिन संसद में जिस तरह से हंगामा होता है उसके चलते युवा नेताओं को मौका नहीं मिलता बोलने का। इन्हीं सब में चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आरपी सिंह जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मेरे साथ सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी समर्थक हैं, आरपी ऋषि शंकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि शंकर मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, शांतनु गुप्ता लेखक हैं। सैयद जवाद मेरा सवाल अब भी वही है, कांग्रेस के लोग पार्टी में, अभी ऋषि शंकर मिश्रा ने सही कहा, सब पार्टियों में लोग हैं जो छोड़ते हैं पार्टियां, बीजेपी में भी ऐसे हुए, लेकिन कांग्रेस में ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। और वो जो कारण होता है वो ज़्यादातर कारण ये देते हैं कि कांग्रेस में चमचागिरी है, कांग्रेस में चाटुकारिता है, कांग्रेस में जो है आगे बढ़ने का अवसर नहीं है। ये ऐसे सब अवसर लेके मेरे पास ऐसे कई नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के जो हैं उनके इस्तीफे हैं, उनके इस्तीफे में लेकर बैठा, उनके इस्तीफे में उन्होंने जो कुछ कहा है वो सुनकर के चिंता होती है। ये आपको कांग्रेस पार्टी की चिंता हो रही है, मैं मुबारकबाद दे रहा हूं और आप भी समझ रहे हैं, और जो है विपक्ष के अंदर करारी धार आई है उस चीज को समझ रहा है, मैं इस चीज की मुबारकबाद देता हूं। लेकिन आपको बताता हूं कांग्रेस ने कितने कितने यंग फेसेस दिए हैं। आपको बताता हूं महिला सांसद के अंदर हमारी एक बहन आती है महाराष्ट्र, वर्षा गायकवाड़, उनको देख लीजिए, यंग है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, इतनी एज है, मार्च 38 ईयर्स के हैं, 39 ईयर्स, उनको राज्यसभा भी भेजा गया। उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनकी क्या है। यंग की कोई कैटेगरी जो आप निकाल रहे हैं कि यंग फेसेस को नहीं दिया जाता, पर आप देखिए जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब, उनकी एज देख लीजिए कितनी है, वो भी यंग चीफ मिनिस्टर बनाए हैं। और देखिए अभी गोगोई साहब इतना अच्छा बोल रहे हैं, वो भी यंग फेसेस में है। ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया, हाँ वो एक अलग बात है, कांग्रेस पार्टी में बहुत से लोग मौका परस्त आए और मौके के हिसाब से राहुल गांधी जी को जो है उन्होंने धोखा भी दिया। और मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी साहब कुछ अदृश्य शक्तियों से लड़ रहे हैं, वो पार्टी के अंदर भी अदृश्य शक्तियां हैं और पार्टी के बाहर है, और देश के अंदर भी है और देश के बाहर भी, जिन अदृश्य शक्तियों से लड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने चिंता भी जाहिर करी। ये बात नहीं है कि कौन सी पार्टी के, उनकी फैमिली के लोग कहां पर हैं या कहां पर हैं। आपने चिदंबरम साहब का जो है, मुखर्जी जो है, और लोगों के नाम ले लिया आपने, कांग्रेस पार्टी के पटेल साहब का नाम ले लिया, तमाम लोगों, ये आधार मेरे हाथ में एक लिस्ट है। आप ठीक है, आप कह सकते हैं, आप कुछ नाम आपने गिनाए, आप कह सकते हैं कि इन नेताओं को मौका मिला और ऐसे ऐसे नेताओं को मौका मिला जो कभी जो है, आपने एक नाम लिया और वो नाम ऐसा भी है जो माफियाओं के कवि सब में, माफियाओं की महफिलों में जाके उनके लिए कविताएं पढ़ते थे, तो उन लोगों को मौका मिला, अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ नाम ले रहा हूं और ये नाम देखिएगा कौन कौन लोग हैं जो पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुए, और मैंने कहा इन्होंने क्या क्या कारण दिए वो भी मैं आपको बता सकता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक मिनट, ये सारे के सारे इसलिए नहीं गए क्योंकि इनको जो है पार्टी में जो है उनको ये मौका परस्त थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मौका परस्त कहेंगे, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, संजय निरुपम, जयवीर शेरगिल, खुशबू सुंदर, रवनीत सिंह बिट्टू, नवीन जिंदल, सलमान निजामी, अरविंदर सिंह लवली, अल्पेश ठाकुर, अनिल एंटोनी, जयवीर शेरगिल, राधिका खेड़ा, हार्दिक पटेल, सुष्मिता देव, मिलिंद देवड़ा, गौरव वल्लभ, प्रियंका चतुर्वेदी, अदिति सिंह, विजय बहुगुणा, विश्वजीत राणे, अर्जुन मोड़वाड़ी, और ये सब नेता। और मैं इसमें गुलाम नबी आजाद की बात नहीं कर रहा, मैं कपिल सिब्बल की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो 50 के ऊपर थे, जो 50-55 साल के थे। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जिनका कांग्रेस के साथ जन्म से, या मिलिंद देवड़ा 50 साल का कांग्रेस से उनसे रिश्ता था। और हार्दिक पटेल कौन है? हार्दिक पटेल वो नेता हैं जिन्होंने क्या कहा था, हार्दिक पटेल वो नेता है जिनके ऊपर कांग्रेस और राहुल गांधी गुजरात को लेकर सबसे ज्यादा रिलाई कर रहे थे। लेकिन उनका इस्तीफा के 2 लाइन पढ़ दूं मैं, उन्होंने क्या इस्तीफा दिया था। एक मिनट उनका इस्तीफा पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि गुजरात में ये हम लोग जनता से दूर इसलिए हैं क्योंकि एक मिनट हार्दिक पटेल का इस्तीफा पढ़ रहा हूं मैं, थोड़ा सा आवाज बंद कीजिए। मुझे मालूम है इनका इस्तीफा बहुत चुभेगा, इसलिए आप चिल्लाएंगे, लेकिन आपकी चिल्लाने को मैं और ज्यादा एंजॉय करेंगे मेरे दर्शक भी, इसलिए मैं ये इस्तीफे की लाइनें पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। आप जैसे लोग चिल्लाएंगे उनको तकलीफ होगी, लेकिन वो तकलीफ इसलिए है, और मैं चाहता हूं कांग्रेस स्ट्रांग हो ताकि देश में एक मजबूत विपक्ष हो। देश में एक लंगड़ा लूला विपक्ष नहीं होना चाहिए, देश में एक राजगद्दी से प्यार करने वाले नेता की पार्टी का विपक्ष नहीं होना चाहिए, जनता के लिए विपक्ष होना चाहिए। और इसलिए मैं हार्दिक पटेल का जो मैं इस्तीफा पढ़ देता हूं, सिर्फ 4 लाइनें पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा पार्टी में होता क्या है, हम लोग इसलिए जनता से दूर हैं क्योंकि पार्टी में सबका ध्यान इस बात पर रहता है कि दिल्ली से आए हुए नेता को
ध्यान से सुनिएगा, हार्दिक पटेल का इस्तीफा है। वो कह रहे हैं दिल्ली से आए हुए नेता, कौन दिल्ली से आता है? प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और बड़े बड़े नेता आते हैं। वो कहते हैं दिल्ली से आए नेता को उनका चिकन सैंडविच समय पर मिला या नहीं, ये प्रायोरिटी होती है पार्टी की। युवाओं के बीच में जब भी गया सबने एक ही बात कही, आप ऐसी पार्टी में क्यों हो जो हर प्रकार से गुजरातियों का अपमान करती है, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है, ये हार्दिक पटेल कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, खुशबू सुंदर जानी मानी एक्ट्रेस हैं खुशबू सुंदर, और वो कई फिल्मों में भी आई हैं और वो एक बड़ा नाम है। खुशबू सुंदर ने जो इस्तीफा दिया, ये उनका ट्विटर पे मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने लिखा पार्टी में चमचागिरी होती है। उन्होंने लिखा कि पार्टी जो है, पार्टी में सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी होती है और सिर्फ जो बड़े नेता उनकी चमचागिरी। ये सब नेता छोड़कर गए। इन्होंने क्या कहा? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मुझे पार्टी में अपमानित किया गया। ये होता है क्योंकि राहुल गांधी सर्वे सर्वे, इसलिए बाकी सबको अपमानित किया जाएगा, बाकी सबको ड्यूटी लगाई जाएगी, चिकन सैंडविच लाएं, क्योंकि पार्टी से, दिल्ली से बड़े नेता आए हैं। और ऐसा नेता जिसका जमीर होगा वो पार्टी छोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? बोलिए। अंदर सबसे बड़ी है पार्टी की विचारधारा, और पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता हाँ। है। और विचारधारा एक है, विचारधारा एक है परिवारवाद। ओके ओके विचारधारा सिर्फ एक है, वो सर आरपी सिंह जी 2 मिनट दीजिए। आरपी सिंह जी ओके, सिर्फ 2 मिनट, बहुत सही। सैयद जवाद आपने बड़ी सही बात कही, सैयद जवाद आपने बड़ी सही बात करी, सैयद जवाद आपने बड़ी सही बात करी। सुनिए, आपने बड़ी सही। सैयद जवाद एक मिनट एक ऐसे चिल्ला चिल्ली नहीं, एक एक करके हो गया एक एक करके आपने। 1 मिनट आरपी सिंह जी रुकिएगा, सैयद जवाद रुकिएगा, मैं आऊंगा ऋषि शंकर मिश्रा। सैयद जवाद आपने बड़ी सही बात कही, पार्टी में सबसे बड़ी विचारधारा होती है। और मेरे पास ये हाल का इस्तीफा है, और ये किसका है ये मैं बताता हूं। ये है 9 अगस्त 2025 को। ये कौन है ये इस्तीफा देने वाले? ये विष्णु एपी हैं। ये विष्णु एपी कौन है? इंडियन यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इनका इस्तीफा मलयाली में है। ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं मैंने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि केरल में पार्टी जो है एसडीपीआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट संस्थाएं जो हैं उनके ऊपर निर्भर हो गई है। और ये जो एसडीपीआई जैसी एक्सट्रीमिस्ट जो कट्टरपंथी संस्थाएं होती हैं उनकी विचारधारा, ये आपने विचारधारा की नहीं, ये कह रहे हैं कट्टरपंथी विचारधारा के साथ पार्टी चली गई है और दलितों को यहां पर नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। ये विचारधारा की स्थिति है। ऋषि शंकर मिश्रा बोलिए। 10 सेकंड जवाब सुनिए। बोलिए सुनाइए। 10 सेकंड आ रहा हूं ऋषि शंकर मिश्रा। आपने जो बात बोली सुनिए कि सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सत्ता पक्ष की, जो सरकार में बैठा होता है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका वहां से था। लेकिन आप ये याद कर लीजिए, इसी संसद के अंदर जब अडानी को लेकर के सवाल पूछे गए थे तो इसी सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। इतिहास में पहली बार किसका नुकसान हुआ? ओके चलिए, कोई बात नहीं। आज आप फिर विषय का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां आ गए, क्योंकि अब जो है मैंने आपके सामने कुछ जो है ऐसे सच। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ऋषि जी बोले, दो नाम हो। ऋषि जी 1 मिनट। अभी हाल में बिहार के अंदर एक रैली के अंदर 2 नेताओं को नीचे ऊपर मंच पे नहीं आने दिया था, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। अरे दोनों हमारे नेता हैं। आपने सर ये जो आपने बिहार का उदाहरण दिया उससे समझा जा सकता है कि जिस पार्टी में राहुल जी जिस रथ पर सवार हो, उस रथ के पहिए तक भी अगर कन्हैया कुमार और पप्पू कुमार जैसे नेताओं को अगर उस रथ के पहिए तक भी नहीं पहुंचने दिया जाता, ट्रक में नहीं चढ़ने दिया जाता क्योंकि राहुल जी वहां पर हैं, तो सोचिए कि पार्टी में बाकी युवा नेताओं की क्या दुर्गति होती होगी। ट्रक तक में नहीं चढ़ने दिया जाता। ऋषि शंकर मिश्रा नेता उनके साथ। ऋषि शंकर मिश्रा से रिस्पॉन्ड। ऋषि शंकर मिश्रा बोलिए। ऋषि शंकर मिश्रा। एक सवाल सैयद जी से है कि आप विचारधारा की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में चमचागिरी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बताता हूं। बिहार को ही मैं यदि एग्जाम्पल मानूं तो एक ही व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनता है, वही व्यक्ति राज्यसभा जाता है, उसी व्यक्ति का बेटा को लोकसभा का टिकट मिलता है। ये चमचागिरी नहीं तो और क्या है? अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष बनते हैं, वही राज्यसभा जाते हैं, एक बार नहीं 2 बार राज्यसभा जाते हैं, और जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो 2024 में उनके पुत्र को टिकट दे दिया जाता है। तो कार्यकर्ता जो सड़क से लेकर सड़क पे जो खून पसीने एक करते हैं पार्टी के लिए,
आंदोलन खड़ा करते हैं, पार्टी के वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनको कहाँ पार्टी या जब टिकट देने की बात आती है तो उनको समायोजन किया जाता है। तो ये चमचागिरी नहीं हुई। दूसरी बात, आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर जाते हैं, इसी पार्टी में अशोक गहलोत पार्टी हाईकमान के निर्णय को जयपुर में क्या मानते हैं? नहीं मानते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन होटल में बैठे रह जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत सीएम हाउस नहीं पहुंचते हैं और विधायक दल की बैठक नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो एक गांधी परिवार का जो दबदबा पहले था वो भी कमजोर हुआ है, उसको चैलेंज मिल रहा है पार्टी में। ओके, चलिए, इस बात को भी अशोक जी मानना पड़ेगा। ये कितना चैलेंज मिल रहा है ये तो मैं नहीं कहता, जो चैलेंज करता है अभी तो कर्नाटक के एक मंत्री को, अभी तो एक कर्नाटक के मंत्री को जिस तरह से बेइज्जत करके निकाल दिया गया, उससे तो नहीं लगता कि गांधी परिवार का, क्योंकि राहुल गांधी वो खबरें में है, राहुल वो इस्तीफा देना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, इनका इस्तीफा नहीं होगा, इनको निष्कासित किया जाएगा, निकाला जाएगा। और उन्होंने सिर्फ ये कह दिया था कि वोट चोरी तो हमारी नाक के नीचे हुई, तो हम इस पर क्यों हल्ला मचा रहे हैं। उनको 2 मिनट में पार्टी से बाहर कर दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं शांतनु जी आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि सवाल यह है युवाओं को मौका मिलना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। और मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग हो भाई, क्यों नहीं हो। देश की विपक्षी पार्टी को स्ट्रांग होना ही चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी में मजा आएगा। और तब मजा आएगा जब विपक्ष की तरफ से बढ़िया सवाल होंगे और सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब होंगे। लेकिन अभी क्या होता है, विपक्ष की तरफ से नारे होते हैं, कागज फाड़े जाते हैं, लहराए जाते हैं पोस्टर, ऐसे तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती ना। आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump, and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं और 2 टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र तो हंगामे के बीच खत्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन बड़ी बात क्या, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि दरअसल कांग्रेस के अंदर जो हैं कई प्रतिभाशाली युवा नेता हैं, लेकिन उनको हंगामे के चलते बोलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि राहुल गांधी उनसे डरते हैं। इसलिए संसद में लगातार हंगामा चलता रहता है, इन नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ूं, फैक्ट परफेक्ट में कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको समझना जरूरी है इन तथ्यों के साथ। देखिए, राहुल गांधी को गांधी परिवार का पुत्र होने के कारण कांग्रेस का नेतृत्व विरासत में मिला, इस बात को अच्छी तरह से समझिए। उनकी कोई काबिलियत साबित नहीं हुई थी। राहुल, प्रियंका और परिवार के कारण कांग्रेस के कई नेता नेपथ्य में चले गए।
कोई जानता भी नहीं, ऐसे बड़े बड़े नेता नेपथ्य में चले गए। शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बोलना चाहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बोलने का समय नहीं दिया, उनको वक्त नहीं दिया। राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, 2004 में अमेठी से वो लोकसभा चुनाव जीते और उसके बाद राजनीति में उन्होंने एंटर किया था। यूपीए सरकार 10 साल तक, जब तक यूपीए सरकार थी, किसी पद पर ना रहते हुए भी सभी बड़े फैसले परिवार की मर्जी से, राहुल गांधी की मर्जी से होते थे। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं थी, लेकिन सारे एंजॉय करते थे ताकत। 2014 से पहले ही कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी का चेहरा बना दिया। 2014 में जब मनमोहन सिंह ने कहा अब नहीं रहेंगे, तो उनको राहुल गांधी को चेहरा बनाया गया। लेकिन तब से लेकर राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 90 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। 90 से ज्यादा चुनाव। कोई और नेता होता उसकी अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाती, लेकिन लगातार हार के बाद भी कांग्रेस में राहुल का रुतबा और रुआब अभी तक लगातार बना हुआ है। 2019 से राहुल को संसद में पहुंचाने के लिए कांग्रेस उनके लिए लगातार सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित सीट तलाशती रही, क्योंकि उनको डर था कि हार ना जाएं। राहुल को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस ने विचारधारा तक से समझौता किया, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व और कभी अब एक्सट्रीम जो है लेफ्ट हो चुका है। लेकिन इससे कांग्रेस के नेताओं में असंतोष बढ़ता गया। कांग्रेस के नेताओं में राहुल के और कांग्रेस की विचारधारा से जो डील डोल होता रहा, उससे उनका मन भर गया। 2015 तक राहुल की टीम में कई योग्य युवा नेता थे। राहुल की एक किचन कैबिनेट कही जाती थी, कई योग्य नेता थे, लेकिन जब उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला तो एक एक करके उन्होंने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया। बीते 10 सालों में 30 से ज्यादा युवा नेता, प्रतिभाशाली नेता कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। 30 से ज्यादा, आप कल्पना कीजिए। जनार्दन द्विवेदी, ये तो युवा नेताओं ने छोड़ा, जनार्दन द्विवेदी जैसे बड़े नेता दरकिनार हुए तो गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को पार्टी छोड़नी पड़ी, क्योंकि राहुल का दबदबा था, परिवार का दबदबा था। 2015 के बाद से कांग्रेस के 16 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं, क्योंकि पार्टी तो परिवार के ही इशारे पर चलती है। और इसी सब को लेकर मैं 4 मेहमान से चर्चा कर रहा हूं। और शांतनु गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं। शांतनु गुप्ता, फिर से कह रहा हूं, किसी भी पार्टी में युवाओं को अवसर मिलना चाहिए, यह हर पार्टी की जिम्मेदारी है, प्रतिभाशाली। लेकिन मैं अभी देख रहा था, मेरे हाथ में अभी अशोक तंवर की बात हुई, और वो कभी राहुल गांधी के ब्लू आइड मैन हुआ करते थे, अशोक तंवर। उनका इस्तीफा कहता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर जो है उसको सेल्फिश लोगों ने किल कर दिया है। वो कह रहे हैं इंटरनल डेमोक्रेसी भी नहीं है, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ रिच और पावरफुल इंडिविजुअल, इशारा साफ है किसका वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके पर्सनल जो उनका जो ईगो है और पर्सनल वो है, उसके कारण जो है पार्टी की दुर्गति हो रही है। तो ये चीजें हैं, इसको कांग्रेस को स्वीकार शायद करना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी भी संस्था की, किसी भी कंपनी की जो जान है वो उसकी एचआर पॉलिसी में, उसकी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में वो कैसे चुनती है। अगर आप भाजपा के अध्यक्ष देखें, अभी तक भाजपा के अध्यक्ष बनने में देर क्यों हो रही है? क्योंकि भाई आपको मेरिट का सबसे अच्छा आदमी चुनना है। अभी नड्डा जी थे, उसके पहले अमित शाह जी थे, उसके पहले राजनाथ सिंह थे, उसके पहले जितने भी लोग, नितिन गडकरी जी थे, वेंकैया नायडू जी थे। कोई भी इसलिए नहीं था कि वो गुजरात से आता है, हिमाचल से आता है, कोई भी इसलिए नहीं था उसके नाम के पीछे मोदी लगाया, शाह लगाया, सिंह लगाया, क्योंकि उनकी मेरिट थी। सबका 40 साल का राजनीतिक जीवन रहा है। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष भी तो अभी परिवार से नहीं है, परिवार के बाहर से। देखिए, वो तो आपको पता है, परिवार उन्होंने अब सदन में नतमस्तक होकर कह दिया मेरा जीवन, मेरा राजनीतिक जीवन इसलिए चल रहा है कि मैं स्वर्ण जीवन नतमस्तक हूँ। लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस के हेल्प पे कौन रहेगा, इसके लिए आपको कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी के हेल्प पे कौन रहेगा आपको पता है, वो रहेगा। तो ऐसी जितनी पार्टियां हैं, लेफ्ट और भाजपा को छोड़ के आप बता सकते हैं, बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जब आप मेरिट पे जाएंगे तो आप पार्टी बना पाएंगे। उसमें युवा भी आएंगे, उसमें मेहनती कार्यकर्ता भी आएंगे, उसमें समझदार कार्यकर्ता भी आएंगे। किसी भी पार्टी को चमकना है तो मेरिट पे पहुंचना। ओके सैयद जवाद 30 सेकंड और 30 सेकंड आरपी सिंह लास्ट में। खीर से अपनी बात खत्म करता हूं, और राहुल गांधी जी के लिए है कि हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, और हजार जेर रास्ता हो कांटों का तो चल पड़े हैं तो इरादा नहीं बदलते हैं। कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है, इसलिए वहां पे अध्यक्ष पद का भी चुनाव होता है। आरपी सिंह जी, इलेक्शन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी 30 सेकंड पूरा। आरपी सिंह जी, कितना लोकतंत्र है। अभी अशोक जी ने आपको एक नाम बताया था, रंजना साहब का, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने सर इतना, अरे टोका नहीं ना, फिर अरे शीशा देखा करो ना, मेरे पास समय नहीं है। शीशे में शक्ल गंदी दिखती है ना, गंदी शक्ल देखा करो अपनी। तो वो रंजना साहब को आपने निकाला सर इसलिए क्योंकि उन्होंने इतना ही कह दिया कि हमारे समय में वो वोटर लिस्ट बनी थी। असल में क्या है, राहुल गांधी सह ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति समझदार, सूझवान, कोई उनको शीशा दिखाए, क्योंकि शीशे में शक्ल गंदी दिखती है।
ओके, आईना धूल से लगा था, लेकिन जो है शक्ल धूल लगी थी, लेकिन आईना साफ करता रहा। उस शेर का शायद जिक्र कर रहे हैं आप। लेकिन बहरहाल कुल मिलाकर देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि युवाओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और कांग्रेस में अगर युवा नेता पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, इतनी लंबी फेरिस्त है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को आप दुरुस्त भी कर सकते हैं, और नहीं तो कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को लेकर आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, इतना ही कह सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।